वेलकम टू तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन साउंड, यानी ध्वनि पर किस किस चीजों का प्रभाव पड़ता है, किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है उनकी बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रेशर यानी कि दाब, तो दाब बढ़ाने पर ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो साउंड की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पे साउंड की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर मीडियम का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, यानी कि तापमान को अगर मैं वृद्धि कर दूंगा, तापमान को बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पे साउंड की स्पीड बढ़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसलिए यहीं पे कवर कर लिया। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड होती है, वो हम डेसिबल में नापते हैं, यानी कि डीबी में नापते हैं। डीबी यानी डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिच, तारत्व, तो अभी हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की, तो तारत्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, तारत्व क्या होता है। तो कोई भी साउंड वेव या फिर कोई भी आवाज पतली है या मोटी है, तो आवाज की जो प्रकृति होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आवाज पतली है कि मोटी है, उसे हम क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं, पिच कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति की आवाज का पिच जो है वो ज्यादा होगा, उसकी आवाज पतली होगी, तीक्ष्ण होगी। ठीक है, और जिसका पिच कम होगा उसकी आवाज जो होगी मोटी होगी। क्लियर है, तो ये डिपेंड करता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे। तो सिंपल सी बात है, जिस व्यक्ति के साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका तारत्व यानी कि पिच भी ज्यादा होगा, और जिस व्यक्ति के साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका तारत्व यानी कि पिच भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर आवाज की साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो व्यक्ति की आवाज कैसी होगी, मोटी होगी। आवाज कैसी होगी, मोटी। और साउंड की फ्रीक्वेंसी अधिक है तो आवाज तीक्ष्ण यानी कि पतली होगी। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ मैं इस तरह से, और एक और डायग्राम में बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये दो साउंड वेव है लेट सपोज। तो आप मुझे बताइए कि दोनों वेव में से कौन सी पिच ज्यादा है, तो आप बोलेंगे ये पिच ज्यादा है। या मैं बोलूं कौन सी मेल की है और कौन सी फीमेल, तो आप बोलेंगे ये गुरुजी फीमेल की है और ये मेल की वॉइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब एक सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल ये कंप्लीट करेगी ये वेव, ये कम करेगी, लेकिन ये वाली वेव नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में ज्यादा कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे ये वॉइस फीमेल की हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका पिच अधिक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच अधिक, और पिच अधिक तो वॉइस पतली, है ना। फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम, और पिच कम तो आवाज कैसी हो जाएगी, मोटी। तो ये आप मेल की वॉइस बोल सकते हैं अगर आपको पहचानने को ऐसे कहा जाए तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर श्रोता और सोर्स यानी कि लिसनर और सोर्स के बीच में रिलेटिव स्पीड होती है, या फिर मैं एक बात वापस से बोलने की अगर कोशिश करूं, तो लिसनर और जो भी साउंड का सोर्स है उसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है, अगर उसके बीच में क्या होते हैं, उनकी स्थितियों में परिवर्तन होता है, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी, जो सुनने वाला बंदा है उसको साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज नजर आता है, साउंड जो होता है उसमें भी चेंज आता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, जरा देखिए। तो जब भी क्या होता है, श्रोता और ध्वनि का जो सोर्स है ना, स्रोत है, उसके बीच में अगर गति होती है, सापेक्षी गति होती है, तो जो ध्वनि सुनाई देती है वो वास्तविक ध्वनि से अलग होती है। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बंदा, ये एम्बुलेंस जो है इस पर्सन की तरफ जा रही है। मैं थोड़ा सा पेन का कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये पर्सन की तरफ ये एम्बुलेंस जा रही है, तो आप देखेंगे जब इसकी तरफ ये ट्रेवल कर रही है तो यहाँ पे ये जो पर्सन को आवाज सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक रहेगी, और ये फीमेल की तरफ से छोड़ते हुए एम्बुलेंस जा रही है, इस तरह से दूर जा रही है, तो ये अगर एम्बुलेंस इससे दूर जा रही है तो इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, यानी कि कम तीक्ष्णता सुनाई देगी इसकी। ठीक है, हॉर्न की। तो इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे दो तरह का शिफ्ट होता है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है रेड शिफ्ट और एक होता है ब्लू शिफ्ट। तो जहाँ फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम ऑडिबल होगी, तो यहाँ रेड शिफ्ट हुआ, और जिसको फ्रीक्वेंसी अधिक सुनाई देगी, ज्यादा बढ़ेगी जहाँ फ्रीक्वेंसी, उधर की साइड क्या होगा, ब्लू शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं।
अब बात करते हैं इको यानी प्रतिध्वनि की। अब इको क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है? तो इको जो होता है, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन आपने देखा है, सतह से टकरा के लाइट उसी माध्यम में वापस चले जाती है, ऐसे ही ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स भी क्या करती है, किसी भी ऑब्स्टिकल यानी कि कोई भी अगर देखे अवरोध, तो उससे टकरा के वापस मीडियम में ट्रेवल कर जाती है, यानी कि उसका भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो साउंड वेव के रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, इको जनरेट होता है, यानी कि प्रतिध्वनि जनरेट होती है। ठीक है, इतनी आपको बात ध्यान रखनी है। अब इको आपने देख लिया, तो साउंड की जो एक ही तरंग, ध्वनि तरंग है, उसका बार बार सुनाई देना ही क्या कहलाता है, इको कहलाता है। और ये क्या होता है, साउंड वेव के रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के कारण होता है। क्लियर है? चलिए जरा ध्यान से देखिए, एक पर्सन है, लेट सपोज यहाँ पे इसने यहाँ से ताली बजाई, ठीक है, ये क्लैप कर रहा है। अब क्लैप करा तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न हुई, यहाँ गई और ये दीवार से टकराई और वापस से आकर इसको सुनाई दी। तो अगर इस जाने वाली तरंग और वापस से टकरा कर आने वाली तरंग के बीच में एक पर्टिकुलर गैप है, एक टाइम डिले है, तो इस पर्सन को जो भी यहाँ पे इसने क्लैप किया है वो वापस से सुनाई देगा। इसे ही हम इको या प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस इको को मेजर करने के लिए अगर दूरी मुझे निकालनी हो यहाँ से, ठीक है, तो इस दूरी को मेजर करने के लिए हम एक सूत्र लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर स्पीड की बात करें तो साउंड स्पीड लेट सपोज v है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इसने पहले यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आया। तो d सपोज करो d दूरी गया और d ही दूरी साउंड वेव वापस आई, d दूरी गई और d ही दूरी साउंड वेव वापस आई, तो कितनी दूरी हो गई, 2d। और समय कितना लगा, तो लेट सपोज t समय लगा। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू 2d अपॉन t बनेगा। यहाँ पे कुल दूरी लिया जाता है, डिस्टेंस जाने में और आने में वापस, ठीक है, कितना ट्रेवल किया साउंड वेव ने। इसी का उपयोग सोनार और रडार में भी किया जाता है, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, उसकी डिस्टेंस को पता लगाने के लिए। ठीक है, सोनार में मोस्टली। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा अब मैं कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए जरा ध्यान से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसकी में चर्चा करने वाला हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रतिध्वनि यानी कि इको को सुनने के लिए जो मैंने बोला कि आपको टाइम गैप चाहिए, बीच समय का जो होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए, कुछ पहली ध्वनि हुई और उसके बाद में उस साउंड के कुछ समय के बाद में सेकंड साउंड होना चाहिए, तभी आपको इको सुनाई देगा, गुंजन सुनाई देगा। ठीक है, तो वो इको का जो होना चाहिए वो कितना साउंड होना चाहिए, कितना समय का गैप होना चाहिए, तो समय का गैप होना चाहिए 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड मतलब 1/10 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। अब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा का मतलब क्या होगा, 0.1 सेकेंड। तो अगर दो साउंड वेव के बीच में 0.2 सेकेंड का समय अंतराल होता है, 0.1 सेकेंड का गैप है, तो आपको इको सुनाई देगी। क्लियर है? दूसरी बात, इसे हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। इसे ध्यान रखिएगा, 1/10 सेकेंड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं। तो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं तो एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कहीं 342 भी होगा, 340 भी मिलेगा, तो अप्रोक्स वैल्यू है। आप ऑप्शन में से 343, 342, 340 नहीं मिलेगा, लेकिन किताबों में अलग अलग जगह लिखा हुआ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अप्रोक्स 343 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन अगर आपको मिला तो अलग अलग दूर दूर मिलेगा, तो 343 के आसपास वाला ही आपको लगाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस। अगर ये इको में सुनना चाहता हूं तो इको को सुनने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए आपके और जहां से आवाज टकरा के आ रही है उस ऑब्स्टिकल यानी कि उस अवरोध के बीच की जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए वो 17.2 मीटर होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, सोनार की बात कर ले। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि सोनार का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। अब ये सोनार होता क्या, जरा ध्यान से सुनिए। सोनार में क्या होता है, हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करके हम उस वेव को ट्रांसमिट कर देते हैं किसी मीडियम में। अब वो वेव ट्रांसमिट हो गई, ज्यादातर पानी और जहाजों में इसका यूज किया जाता है, मैं बताऊंगा कैसे। तो वो ट्रांसमिट हो गई। अब वो ट्रांसमिट हो गई तो किसी भी ऑब्स्टिकल जो भी उसका अवरोध मिलेगा उससे टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट होकर वो हम तक आएगी। और जब वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है तो उसका जाने में और आने में जो लिया गया समय है उस वेव द्वारा, अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा, उस समय की गणना से हम उस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है उसकी क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर तकनीक से हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है जहाज, अगर डूबे हुए जहाज है तो उनको ढूंढने में किया जाता है। ऐसे ही पानी में दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाने में या दूसरी चीज़ों का कुछ पता लगाने में, समुद्र की गहराई नापने में, इन सब में हम सोनार टेक्निक का उपयोग करते हैं। ठीक है, जरा देखिए सोनार जो है आपने देख ही लिया, साउंड नेविगेशन रेंजिंग इसे कहा जाता है। इसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई नापने में, मैंने आपको बता दिया, दुश्मन की सबमरीन को, टूटे हुए जहाजों को ढूंढने में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिस्टम में क्या रहता है, तो दो चीजें इस सिस्टम में मेन रहती है, एक रहता है ट्रांसमीटर और एक रहता है रिसीवर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दो ट्रांसमीटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगे हुए हैं, ये अल्ट्रासोनिक वेव को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं साउंड पानी के अंदर। और यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको रिसीवर दिखाई दे रहा है, जहाजों के नीचे से लगा दिया जाता है इसको। तो ये जब किसी भी ऑब्जेक्ट से ये तरंगे टकराकर वापस आएगी तो रिसीवर इसको कलेक्ट कर लेगा और ये टाइम डिले को मेजर करके बता देगा कि ये ऑब्स्टिकल है, यहाँ पे कुछ चीज है। ठीक है, तो इससे हम पता लगाते हैं, इस तरह से हम दूरी का और इस तरह का इन सब चीज़ों का इससे पता लगाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोनार भी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब जरा देख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो साउंड से रिलेटेड है वो सारे मैं बता देता हूँ। पहला मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, तो जो सुपरसोनिक विमान होते हैं, सुपरसोनिक प्लेन होते हैं, उनकी स्पीड बताने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक। ठीक है, अब ये सुपरसोनिक क्या होता है भला, तो साउंड की जो स्पीड है वो मैंने आपको बताया 340 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स, 343 मैंने आपको बताया, तो 340 के अप्रोक्स। तो एक मैक नंबर जो होता है, एक मैक नंबर वो होता है 340 मीटर पर सेकंड, यानी साउंड की जो नॉर्मल स्पीड होती है एयर में उसके बराबर एक मैक होता है। तो एक मैक का मतलब होता है 340 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। और अगर जहाजों की गति की बात करें तो मैक में नापी जाती है 1 मैक, 2 मैक। 2 मैक अगर मैं बोला किसी विमान की गति 2 मैक है, इसका मतलब क्या हुआ है, वो ध्वनि की रफ्तार से डबल गति से ट्रेवल करता है। मतलब जितना साउंड चलता, साउंड की जो स्पीड उससे डबल स्पीड से वो ट्रेवल करता है, उससे डबल स्पीड से उड़ता है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। 3 मैक मतलब ट्रिपल स्पीड से उड़ता है साउंड की स्पीड से। 4 मैक का मतलब 4 गुना स्पीड से उड़ता है। 4 मैक से ज्यादा तो बना ही नहीं अभी तक कुछ। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ सी इज मेजर्ड इन फेदम। अब देखिए समुद्र की जो गहराई होती है वो फेदम में नापी जाती है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये फेदम में नापी जाती है, तो एक फेदम क्या होता है, तो एक फेदम का मतलब होता है सीधे 6 फीट। ठीक है, और 6 फीट का मतलब होता है 1.82 मीटर। तो आपसे पूछा अगर जाए कि एक फेदम किसके बराबर होता है, तो 1.82 मीटर के बराबर होता है। समुद्र की गहराई फेदम में नापी जाती है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए जो उपयोग किया जाता है यंत्र, उसे फेदोमीटर कहा जाता है। गहराई फेदम में नापते हैं और जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसे फेदोमीटर कहा जाता है। अब ये फेदोमीटर है तो फेदोमीटर क्या करेगा, कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। जरा देखिए ये ऊपर फेदोमीटर मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये फेदोमीटर है, इस तरह से हम इससे समुद्र की गहराई इस तरह से डिवाइस रहती है, नापते हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट दो एक फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं लाउडनेस की, है ना, तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो आवाज की जो प्रबलता होती है, किसी की आवाज की जो इंटेंसिटी या फिर मैं बोलूँ उसकी प्रबलता जो होती है, जो लाउडनेस होती है, वो हमेशा डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये मैक्सिमम डेविएशन जो होता है वेव का, इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो ये जितना ज्यादा होगा आवाज उतनी ज्यादा प्रबल होगी। तो आवाज की जो प्रबलता है, साउंड की जो लाउडनेस है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड पे। और साउंड का जो पिच है, पिच यानी कि तारत्व, आवाज का मोटा या पतलापन, वो डिपेंड करता है आवाज की फ्रीक्वेंसी पे। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आवाज की फ्रीक्वेंसी मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आवाज तीक्ष्ण यानी पतली, और फ्रीक्वेंसी कम तो आवाज मोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है, आपको लगा है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा, और मैं तो बोल रहा हूँ 100% होगा, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, तो अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको करना ही है, आपको शेयर करके ही हटना है, बिना शेयर करे हटना नहीं है। उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, आपको सभी को पता है। टेलीग्राम से आप जो नोट्स की PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर हम इस पर पोस्ट अपलोड करते हैं और ये आपके लिए एग्जाम में फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।